You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। चलिए सब लोग फ्रॉम बिगिनिंग आज से हम ये चीज शुरू करते हैं। सब लोग एक बार कैम ऑन कीजिए तो अभी जस्ट फॉर 5 मिनट्स। हमने कल ग्रुप में भी डाला था। आज बहुत कम बच्चे वैसे ज्वाइन किए हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। ऑन योर वीडियो एवरीवन। नो वन। ऑन योर वीडियोस। बाकी बच्चे भी। गुड मॉर्निंग नीतिका। सब लोग Good जल्दी morning. जल्दी। और जितना तुम लोग ऑन करोगे तब तक फिर हम लोग को पढ़ाने का टाइम आ जाएगा। स्टार्टिंग में अपने को ये देखना है कि सारे बच्चे डिवाइस के पास बैठे हैं कि नहीं, प्रॉपरली जगे हैं या सो ही रहे हैं अभी तक। और तीसरा कि तुरंत जगे हैं या पहले से जग के बैठे हैं। तो ये अपने को सिर्फ शुरू के 2-3 मिनट, और अभी भी बच्चे सिर्फ 4-5 बच्चे, इतना ऐसे एक एक करके ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग तुरंत अपने ऑन करके बैठिए और फिर तुरंत हम लोग क्लास शुरू करेंगे। फिर एक बार जब क्लास शुरू होगी तो ये सारा कैमरा बंद कर देना है, कोई इसमें लगातार ऑन करके रखने की कोई मतलब नहीं है। तो वेरी गुड आफिया, आद्या, दीतिका, श्रावणी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया, ठीक है। सो आज देखो, जो बच्चे भी अभी लेट कर रहे हैं, इतना टाइम अपने पास नहीं होगा हर दिन की इतना कैमरा ऑन करने में हम टाइम लगाए। स्टार्टिंग में वी हैव टू मेक दिस प्रैक्टिस दैट वी हैव टू ऑन आवर कैमरा एट द बिगिनिंग। लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल बहुत ही जरूरी लग रहा है मुझे, ताकि कोई भी बच्चा मॉर्निंग में क्लास में सोए ना। बच्चे सोने लग रहे हैं, आई नो 6 बजे जगना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी तक तो 3-4 महीने हो गए। अब तक तो आदत पड़नी चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी भी है। तो हम सोए सोए क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेटे लेटे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल अपने पोस्चर में बैठे नहीं हुए हैं। आप देखते हो, मैं खुद
हर दिन वीडियो पर दिखता हूँ, इसका मतलब मैं खुद भी सुबह जगता हूँ तभी तो दिख रहा हूँ। इसलिए आदतें अच्छी हैं, आप लोग इससे परहेज मत कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के समय सब लोग कैम ऑन कर लेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास एंड वी क्लोज आवर कैम। कैम को आप क्लोज कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये कैम पूरे टाइम नहीं दिखेगा मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग जरूर कैम ऑन कीजिए। ये रिक्वेस्ट है, हमने ग्रुप में भी अपडेट किया था ताकि सारे पेरेंट्स को ये बात पता चले। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जल्दी ज्वाइन करें, और ये जो बार बार लेट ज्वाइन करने का एक ऑप्शन, जो प्लेटफॉर्म थोड़ा लेट स्टार्ट होता था, वो भी रेक्टिफाई हो चुका है। अब उसमें कोई मतलब 6 बजे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी के वी शुड स्टार्ट नाउ। हम लोग मोमेंटम के बारे में बात कर रहे थे। इफ यू सी द डिस्कशन ऑफ लास्ट क्लास, हमने देखा था कि कोई भी डिस्ट्रक्शन के लिए मास और वेलोसिटी, ये दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, किसी से बॉडी से टकराता है, तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम की बात है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो हमने सबसे एक सिंपल एग्जांपल लिया था, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई भी बॉल सरफेस से नीचे टकराता है और उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है और स्पीड सेम रहता है, दोनों में हमने v लिया था, तो ये है मोमेंटम का चेंज। हमें इसमें डायरेक्शन भी काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि mv और mv माइनस होकर 0 हो जाएंगे। दे आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे ऑलवेज एड अप। साइन क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें हो चुकी थी। अगर मान लीजिए ये बॉल वर्टिकली बिल्कुल टकराया नहीं, अगर ये किसी एंगल पर टकराया, तब क्या होगा? तो मोमेंटम के चेंज में ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम एंड इट्स चेंज। तो अगर ये एक सरफेस है और एक कोई मार्बल है जो इस तरीके से हिट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी भी हमने ले ली है लेट से v0, और ये हमारा नॉर्मल है, हमारा जो एंगल है वो नॉर्मल के साथ दिया हुआ है। द एंगल इज गिवन विथ नॉर्मल, लेट से दैट इज थीटा। और टकराने के बाद ये कैसे जा रहा है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के लेवल पर ये वापस से v0 वेलोसिटी से और थीटा एंगल बनाते हुए ही जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा, स्पीड सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा। और ये जो सरफेस है, स्मूथ सरफेस बोलते हैं इसको, स्मूथ सरफेस। अब इस सिचुएशन में हमको अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, देखो चेंज जो वर्ड है ना, इसके लिए डेल्टा यूज किया जाता है, ये बहुत पहले बात हो चुकी है। चेंज इन मोमेंटम, ये जो बार बार मैं लिख रहा हूं, इसके लिए एक सीधा सा वर्ड हो सकता है डेल्टा पी। ये हमारा वेक्टर सबट्रैक्शन है। अगर हम डेल्टा पी इस तरह से लिख दे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों सिंबल हमारे लिए बहुत काम के हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
वेक्टोरियली या तो सब्ट्रैक्ट करें या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, एक ही बात है। अब ये जो सिचुएशन है इसमें भी हम चाहे तो दो वेक्टर्स हमको दिए गए हैं, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, या फिर मोमेंटम को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इनिशियल मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम एज अ कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, और टकराने के बाद का मोमेंटम एज अ कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं और सीधे माइनस कर सकते हैं। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और अगर ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए तो एक बार एंगल्स के बारे में देख लो, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। और अगर एम वी नॉट मोमेंटम है तो एम वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, ध्यान से देखिए, एम वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस जे कैप प्लस एम वी नॉट साइन थीटा आई कैप। ये इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है और पूरा वेक्टर है। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम का भी देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एम वी नॉट कॉस ऑफ थीटा जे कैप प्लस एम वी नॉट साइन थीटा आई कैप। और हमको पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है। तो अगर हम डेल्टा पी निकालना चाहते हैं, डेल्टा पी, तो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना होता, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो टर्म सेम है, जैसे ये और ये दोनों टर्म सेम हो रहे हैं, देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों सेम हो रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये एड अप हो जाएंगे। यानी कि तुम देखोगे तो एम वी कॉस ऑफ थीटा जे कैप माइनस एम वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस जे कैप, ये दोनों ऐड होके 2mv cos ऑफ थीटा जे कैप ऐसा आ जाएगा। दिस इज हाउ द मोमेंटम चेंज विल बी इन दिस सिचुएशन, cos ऑफ थीटा। और वो भी जो हमने एंगल लिया है वो एंगल भी ध्यान से देखना है। ये एंगल हमने नॉर्मल के साथ लिया है, कभी कभी ये एंगल सरफेस के साथ दे देंगे। क्या मतलब है, जैसे ये हमारा सरफेस था और ये हमारा मार्बल है और ये मार्बल ऐसे टकरा रहा है, तो हमने अभी जो किया है काम उसमें ये जो नॉर्मल है इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको काउंट किया है। लेकिन एंगल का कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो ये एंगल भी दे सकते हैं, लेट से थीटा। और अगर ये एंगल थीटा देंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जहां थीटा है अगर वहां पर 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो इस सिचुएशन में जो डेल्टा पी आएगा वो आ जाएगा 2mv0 साइन थीटा जे का। इसलिए साइन थीटा आएगा या कॉस थीटा आएगा, ये बिल्कुल रट्टा मारोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है। हम मान के चल रहे हैं किस बार भी जो बॉल है वो उसी एंगल पर उसी स्पीड से टकरा के वापस गया है, तो अगर सरफेस के साथ थीटा रहा तो साइन आ जाएगा, अगर नॉर्मल के साथ थीटा रहा तो कॉस आ जाएगा। तो ये हमको हमेशा मोमेंटम का चेंज निकालने आना चाहिए, बिना इसके हम काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको निकालना पड़ेगा। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वॉल में नहीं, वर्टिकल वॉल में भी मोमेंटम का चेंज निकालना पड़ सकता है। जैसे ये अगर हमारा कोई वॉल है और कोई मार्बल इस तरह से अगर टकरा के इस तरह से लौटता है
जो मोमेंटम का चेंज आएगा वो हम निकाल सकते हैं। और इन सारे केसेस में हमारा जो मोमेंटम का चेंज है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आता है अवे की तरफ। जैसे इस केस में भी तुम देखोगे मोमेंटम का चेंज जे डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। यहाँ पर भी जे डायरेक्शन में ही आएगा, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर माइनस आई डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर अगर मोमेंटम चेंज निकालेंगे तो ये माइनस आई डायरेक्शन में आएगा। माइनस डायरेक्शन, आई डायरेक्शन कैसा है, मतलब इस डायरेक्शन। इस तरह से हमारा मोमेंटम का चेंज हमेशा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। वैल्यू वाइज ये लगभग यही आएंगे, जैसा एंगल हम लोग लेंगे वैसा ही। तो चेंज इन मोमेंटम में हम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो चेंज इन मोमेंटम से ही रिलेटेड है। क्या है वो? न्यूटन सेकंड लॉ एक आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is proportional to the applied force। अब ये जो पहला टर्म हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं dp by dt। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ढलता है, और dp by dt इज इक्वल टू k टाइम्स f, और SI सिस्टम में k का वैल्यू होता है 1। तो SI सिस्टम k इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जो हम लोग को दिमाग में मेरे हम लोग को बैठ जाना चाहिए वो है F इज इक्वल टू dp by dt। और ये जो है ये एक तरीके से इंस्टेंटेनियस फोर्स है। कभी कभी एवरेज फोर्स की भी बात आती है, एवरेज फोर्स, इसको बोलते हैं एवरेज फोर्स। और जब एवरेज फोर्स हो तो हम लोग dp को डेल्टा p से रिप्लेस कर देते हैं और dt को डेल्टा t से रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल्टा p बाई डेल्टा t। और कभी कभी तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा p if डेल्टा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि कभी कभी 1 सेकेंड में जितना भी मोमेंटम का चेंज होता है उसी को हम लोग फोर्स बोल देते हैं और एवरेज फोर्स बोल देते हैं। ये F इज इक्वल टू डेल्टा पी आया, अगर डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लिए तो यहां से कंक्लूजन निकलता है एवरेज फोर्स is also equal to average force is also equal to change in momentum in 1 second। change in momentum in 1 second। अब इस
स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं और हमको ये बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल है। इफ अ मशीन गन fires n bullet per second with velocity v, then average force required to hold the machine gun तो मशीन गन जो है वो हमारा n बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रही है। जब ये बुलेट गन के अंदर थे तो उसका मोमेंटम था 0 और जब उसको फायर कर दिया तो उसका मोमेंटम कुछ होगा। वेलोसिटी v दे दिया गया है, मास m दिया जा सकता है, n बुलेट ऑफ मास m ऐसा भी चाहो तो लिख लो। यानी कि 1 सेकंड में जितने बुलेट निकले और उनका जो भी फाइनल मोमेंटम है एम वी, इनिशियल मोमेंटम था 0। तो ये एक बुलेट का मोमेंटम चेंज है और ऐसे n बुलेट्स निकले हैं तो n बुलेट का मोमेंटम चेंज यही हो जाएगा डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। और ये हमारा हो जाएगा n टाइम्स एम वी और इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एन एम वी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एन एम वी। उसी तरह से कभी कभी वाटर जेट का क्वेश्चन आता है। इफ अ लिक्विड jet is coming out of a pipe of cross section area A and with velocity v having density rho, then force required to hold the pipe, and that is equals to rho a v square। ये हमारा जो फायर ब्रिगेड वाले पानी का वाटर कैनन जो यूज करते हैं ये उसी का बात है। अगर ये हमारा एक पाइप है और जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है विथ वेलोसिटी v, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a, तो इससे पर सेकंड जितना लिक्विड निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट इसका मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड। और ये हमारा होता है a इंटू वी। इसको अभी एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, पहले ये सबको याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन हर चीज का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बताने लगेंगे तो सर और भारी हो जाएगा।
तो वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड, ये होता है एवी। और इसमें मास फ्लो रेट अगर करना हो, ये तो वॉल्यूम है, इसको अगर मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना हो, मास फ्लो रेट मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड में केजी, ये वॉल्यूम है, दिस अमाउंट इज वॉल्यूम। और ये मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड, तो ये हमारा हो जाता है रो ए वी। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मास फ्लो रेट। और इतना लिक्विड एक सेकेंड में अगर निकल रहा है विद वी वेलोसिटी से, तो इसको अगर वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फोर्स आ जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर। यानी कि जो हम लोग एम वी लेते हैं मार्बल के लिए, ये जितने भी क्वेश्चन में हमने एम वी लिया है, लिक्विड जेट के लिए वही टर्म हमारा रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। एक लमसम तरीके से हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि एम वी फॉर मार्बल इज वेरी मच इक्विवेलेंट रो ए वी स्क्वायर फॉर वाटर जेट और लिक्विड जेट। जैसे अगर ये सरफेस है और इस पर कोई भी लिक्विड जेट हम फायर कर रहे हैं और लिक्विड जेट रिबाउंड कर रहा है सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है। अगर ये वी स्पीड से टकरा रहा है तो वी स्पीड से रिबाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा पी इन 1 सेकेंड, यानी एवरेज फोर्स बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर, वेरी मच सिमिलर टू 2 एम वी। ये रो ए वी स्क्वायर एम वी की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मान लो ये वर्टिकल वॉल है और ये जो वाटर कैनन है इसको हमने थ्रो किया, टकराने के बाद ये रिबाउंड नहीं कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ये यहीं पर गिर जा रहे हैं, नो रिबाउंड। लिक्विड जो है वो रिबाउंड नहीं कर रहा। हो सकता है ऐसा कि टकराने के बाद वही पानी गिर जाए, रिबाउंड ही नहीं कर रहा हो। उस केस में डेल्टा पी इन 1 सेकेंड ये हो जाएगा सिंपली रो ए वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 है और इनिशियल मोमेंटम एम वी, चेंज इन मोमेंटम एम वी होगा और एम वी को हमने रो ए वी स्क्वायर लिया लिक्विड जेट के लिए। सिमिलरली अगर मान लो किसी एंगल पर भी लिक्विड जेट को अगर हमने थ्रो किया हुआ है तो बिल्कुल ये वैसे ही होगा जैसा मार्बल को हम लोग थ्रो करते हैं, इस तरह से ये लिक्विड जेट वापस। और जैसे मैंने बताया कि अगर ये एंगल थीटा और ये भी थीटा हो तो वापस से अगर ये वेलोसिटी v है तो यहाँ पर भी जो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। मतलब तुम देखो कि हर जगह एम वी और रो ए वी स्क्वायर रिप्लेस्ड हो गए हैं और ये पूरा का पूरा सिनेरियो वाटर जेट का बन गया है। और ये जितने भी एक्सप्रेशन निकाले सब एवरेज फोर्स के एक्सप्रेशन है। इस सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हर बार हमको एवरेज फोर्स निकालना है और एवरेज फोर्स के लिए मोमेंटम का चेंज इन 1 सेकेंड हम लोग लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। रो ए वी स्क्वायर एम वी के बराबर कैसे हो रहा है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन इस पर अभी बहुत ज़्यादा सोचोगे तो ये पूरा का पूरा चीज़ ही बेकार हो जाएगा। एम बी के बराबर रो ए वी स्क्वायर का एक टर्म होता है वाटर जेट या लिक्विड जेट के लिए, बस इतना ध्यान में रखना है। इसमें रो हमारा डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और वी वेलोसिटी जिससे वो लिक्विड बाहर आ रहा है। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही बन सकता है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है
हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका वजन है 100 ग्राम्स, और इसको नीचे से बहुत सारे मार्बल्स इसको हिट कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। हर मार्बल इसको 20 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है, और टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्ट हो जा रही है, और रिवर्ट होने में जो इसकी स्पीड है वो या तो 20 रह सकती है, 10 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है रिबाउंड ही ना करे, वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। चलो मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड हो रहा है। हर जो मार्बल है, एवरी मार्बल इज रिबाउंडिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। टकरा रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, रिटर्न हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मार्बल्स must be thrown so that plate would remain in air. How many marbles per second? यहाँ पर एक वर्ड होगा पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम लोग कितने मार्बल्स इसके ऊपर थ्रो कर दें ताकि प्लेट जो है वो हवा में लटका रहे, नीचे ना गिरे। चलो ट्राई करो। सर आपने मार्बल का मास नहीं दिया। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मार्बल का मास नहीं दिया आपने। मार्बल का मास नहीं दिया। अच्छा, मार्बल का मास देना पड़ेगा ना। मार्बल का मास है 10 ग्राम्स। ईच मार्बल इज ऑफ 10 ग्राम्स। यहाँ पर मास ऑफ ईच मार्बल 10 ग्राम। ओके, दो लोगों ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग भी 1-2 मिनट के लिए ट्राई करें। आज भी टोटल अपने पास 24 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और अभी भी 21, 22 ऐसा दिख रहे हैं। 3-4 बच्चे लगातार क्लास मिस कर रहे हो, कौन बच्चे हैं ये? और किसी ने अभी तक मेरे को मैसेज भी नहीं किया है कि वो बच्चा कौन है। तो से ओके, आफिया ने भी कर लिया। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब लोग ट्राई कीजिए इसको। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ये दो चार इक्के दुक्के से हाथ से बात बनेगा नहीं अब। बस इतने ही लोग।
ओके, पहले मैं आंसर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बात होगा। क्या आ रहा है आंसर बताइए, नंबर कितने नंबर ऑफ मार्बल्स आ रहे हैं, कौन बताएगा? चलिए मैं पूछता हूँ आफिया से, अब बताए। Sir, 20. 20। ओके, आधे आप बताओ। सर मेरा 4। ओके, मल्हारा आप बताइए। सर वैसे फ्रैक्शन में आया है पर मार्बल है तो मिनिमम 4 ही होगा फिर। मिनिमम मेरा आंसर 10/3 आया है पर मार्बल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते इसलिए 4 चाहिए फिर। ओके, हाँ सर, 10 10/3 आया उसको फिर तो मिनिमम इसको अपने को 4 लेना पड़ेगा। ओके, नहीं एक्चुअली डेटा देने में हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो प्लेट है वो रिमेन्स इन एयर वाली बात तो सही हो जाएगी, लेकिन ये एक्सेलरेट करने लगेगा ऊपर की तरफ, स्टेशनरी नहीं रहेगा। स्टेशनरी रहने के लिए ये बिल्कुल राउंड फिगर आना चाहिए। हो सकता है डेटा में मेरे गड़बड़ हो, मैं चेक करता हूँ। इस तरह से 3-2 आंसर हमारे पास है अभी। सबसे पहले तो ये प्लेट हवा में ऐसे तो रह नहीं सकते, इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। अगर मैं वापस से इस तरह का अगर प्लेट का एक डायग्राम बना दूं, इसका जो वेट है ये तो नीचे इसको खींचेगा ही, और वेट कितना होता है mg, m हमको दिया हुआ है 100, तो केजी में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, क्योंकि SI यूनिट में बिना कन्वर्ट किए कोई भी काम नहीं करना है। हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 न्यूटन। बेसिकली 1 न्यूटन का फोर्स हमको चाहिए इस प्लेट को रेस्ट में रखने के लिए, और हमने देखा मार्बल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है और 10 मीटर पर सेकंड से रिवर्ट बैक हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम ऐसा बना दूं, ये हमारा कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई मार्बल इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर वापस रिवर्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन कोई भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज m into 10 minus m into 20, और ये दोनों एडअप होके 10 टाइम्स m और 20 टाइम्स m, तो 30 टाइम्स m यही हो जाएंगे। और m का जो वैल्यू है वो ग्राम्स में है, इसको केजी में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। तो 30 into 10/1000, तो 3/10, एंड दिस इज चेंज इन मोमेंटम, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट में लिखना जरूरी है। अब ये टर्म कैसे हुआ, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ही किया हमने, कोई ज्यादा काम नहीं किया, और किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव किसी एक डायरेक्शन को निगेटिव लेना था, बिल्कुल वही किया है। ये हमारा फाइनल मोमेंटम और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। अब इस रिलेशन को लिखने में हमने इनिशियल मोमेंटम को निगेटिव और फाइनल मोमेंटम को पॉजिटिव लिया, मतलब हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है, डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड निगेटिव। कोई भी साइन कन्वेंशन यूज करें, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये यही होगा। अब 1 सेकेंड का टोटल मोमेंटम चेंज अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया n एंड दैट इज mv, मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड, ये मॉड ले लो, दिस एज मॉड, यही हमारा हो जाएगा एवरेज फोर्स के बराबर। और इसी को हमने बोलना है 1 न्यूटन, यानी n इंटू 3/10 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 10/3।
अब जैसा मैंने कहा कि मेरा डेटा थोड़ा ऑड हो गया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये राउंड फिगर आएगा 10, 20, 15 ऐसा। लेकिन जो डेटा हमने दिया था, या तो डेटा को चेंज करना पड़ता, 10 को हमने जो लिया है वो 12 कर देंगे तो शायद कुछ बात बन सकता है, या फिर सेम स्पीड से रिबाउंड कर दें, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है सेम स्पीड से रिबाउंड करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है वो 40 इंटू एम ऐसा कुछ आएगा, और उसमें हो सकता है हमारा राउंड फिगर आंसर आ जाए। तो द पॉइंट इज, आंसर राउंड फिगर तो आना चाहिए, लेकिन डेटा क्या है वो तो डेटा क्वेश्चन पे वो डिपेंड करेगा। हमको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए इसको वापस से देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है और बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। ट्वेंटी इज रॉन्ग आंसर। 4 या 10/3, इसी को लगभग 4 लिख दिया है बेसिकली, एक्चुअली ये 3.33 होगा, लेकिन कोई भी नंबर काउंट जो है वो 3.33 नहीं हो सकता। ये नंबर ऑफ मार्बल्स की बात है। नंबर ऑफ मार्बल्स या तो 3 फेंकेंगे या 4 फेंकेंगे, इसलिए 3.33 शुड नॉट बी आवर आंसर। लेकिन याद रखना कि अगर 4 भी हमने किया तो ये प्लेट से जितना इसका वेट है उससे ज्यादा फोर्स लगने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा। तो इसलिए डेटा चेंज करना ज्यादा अच्छा है, रादर देन किस पर हम लोग डिस्कस करें कि सर फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम लोग को इंटीजर लिखना चाहिए क्या। पहले तो क्वेश्चन ही ऐसा देना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन ना आए, और अगर ऐसा आता भी है तो फिर अपन नियरेस्ट जो भी इंटीजर होगा वो मार्क कर देंगे। तो आंसर तो इंटीजर में ही आना चाहिए। तो ये हमारा मोमेंटम का चेंज, एवरेज मोमेंटम, मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड, एवरेज फोर्स, ये सारी बातें हमने कर ली। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जो हमने लिखा था, उससे बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। जैसे मैं वापस से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जैसे लिख देता हूं। सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, dp/dt इज इक्वल टू f। अब चूंकि हम लोग को पता है कि p जो है वो मोमेंटम होता है, p इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम, इसलिए जब हम लोग फोर्स को लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dt ऑफ m टाइम्स v। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो एक टर्म हो जाएगा v टाइम्स dm/dt, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, और m टाइम्स dv/dt। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर dm/dt क्यों, dm/dt तो जीरो होना चाहिए। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि dm/dt जीरो ही होगा, बहुत बार ऐसा भी सिस्टम होता है जिससे मास चेंज हो रहा हो। ये जो फॉर्मूला आया है ये उस तरह के सिस्टम के लिए ज्यादा यूजफुल है जब सिस्टम का मास चेंज कर रहा हो, और सिस्टम हैविंग वेरिएबल मास, सिस्टम हैविंग वेरिएबल मास। और ये बहुत कॉमन है, इसको समझना पकड़ना। जैसे एक है सैंड ट्रक विथ अ होल,
सैंड ट्रक की जगह वाटर कंटेनर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। पानी भर के जा रहा है और नीचे से पानी लीक आउट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मास चेंज हो रहा है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक जो है वो ओपन ऊपर से खुला हुआ हो, इस तरह से। और इसके अंदर जो बारिश की पानी कलेक्ट हो रहा है और ये चलते जा रहा है और इसके अंदर पानी कलेक्ट होता जा रहा है, ऑब्वियस बात है, इन दैट सिचुएशन गार्बेज ट्रक भी यही होता है। गार्बेज ट्रक में भी ट्रक आगे बढ़ता जाता है, उसमें लोग कचरा डालते जाते हैं, तो मास उसका वेरिएबल होता है। मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि डीएम बाई डी टी हर केस में जीरो होता है। रॉकेट प्रोपल्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट केस तो हमने भूल ही गए, रॉकेट प्रोपल्शन, उसमें भी यही होता है, धीरे धीरे फ्यूल बर्न होता है और मास कम होता जाता है। रॉकेट प्रोपल्शन, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, मे बी आज और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। तो वेरिएबल मास के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल जो हमको आएंगे उससे मास कांस्टेंट रहता है। नहीं होता ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन जो हमारे एग्जाम्पल हमारे लोग पर आएंगे उससे मैक्सिमम मास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ कंडीशन डालेंगे, इफ mass of the system remains constant, अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट रह गया, चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि डी एम बाई डी टी इसको जीरो करना पड़ेगा। कोई भी कांस्टेंट चीज का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, यानी डी एम बाई डी टी जीरो। और डी एम बाई डी टी जीरो हो गया तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से बन रहा है, एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स डी वी बाई डी टी। और ये जो डी वी बाई डी टी है इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। फाइनल द फेमस equation at f is equals to m times a, और यही फॉर्मूला हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, पहले भी हमने यूज किया हुआ है। f इज इक्वल टू m में एक्सेलरेशन और फोर्स के डायरेक्शन सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो हमने कब यूज किया, कब लगाया है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब सिस्टम का मास कांस्टेंट, सिस्टम का मास कांस्टेंट, तो मास कांस्टेंट होना हर सिस्टम में ऐसा होता है ऐसा नहीं बोलेंगे। हमने ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल दे दिए जहाँ पर मास वेरिएबल है, लेकिन जहाँ कांस्टेंट है वहां पर ये यूज किया जा सकता है डायरेक्टली। नहीं तो फोर्स का एक्सप्रेशन में हम पूरा का पूरा टर्म यूज करेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अगर वेरिएबल मास भी हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन वो रेयर है, वो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज। तो एक फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से ये हमको मिल गया है, और इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेंगे, लेकिन अभी मैं इसको होल्ड करता हूँ। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये हम लोग ध्यान में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अदर एस्पेक्ट है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, नेक्स्ट if net external force net force acting on a body equals to zero। सपोज बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाए,
तो सबसे पहले इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अगर बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और नेट एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो हो जाए, इसका मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहीं पर भी अगर बुक में क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन्ड हो, वैसे ये इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, भारी वर्ड है, और बाद में भी ये आएगा। अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है, ये बाद में भी आएगा। इसको अपने को करना है, बट अभी के लिए अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, बस इतना समझ में आना चाहिए। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, अगर मैं उससे जाऊं कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऐसा रिलेशन था हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ का। अगर मैं एफ को जीरो करता हूँ तो इसका मतलब हो जाता है डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और डी पी बाई डी टी जीरो बोलने का मतलब पी मस्ट बी कॉन्स्टेंट। पी मस्ट बी कांस्टेंट, और इसी बात को प्रॉपर स्टेटमेंट में अगर मैं लिख दूं तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो हमने लिखा है, इसी बात को मैथमेटिकली बोलने का जो तरीका है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी अगर इवेंट, जैसे बम का एक्सप्लोजन, बुलेट का फायरिंग, इस तरह का कोई भी एक इवेंट हो रहा है और उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो पहले का मोमेंटम होगा मतलब इवेंट से पहले, और जो बाद का मोमेंटम होगा मतलब इवेंट के बाद, ये दोनों मोमेंटम सेम रहेंगे और कंजर्व रहेंगे। बेसिकली द मोमेंटम रिमेन सेम या कंजर्व, इसका मतलब यही होता है कि सेम रहना। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is equals to zero, then its linear momentum before and after any event must be same. इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं होता, सीधे सीधे ये हो जाएगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब रिमेन्स कंजर्व्ड को भी मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस पर इसको इन शॉर्ट बोला जाता है CLM। बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यूज करेंगे CLM यूज करो। तो CLM का मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सिंपल सिंपल दो तीन क्वेश्चन जो आते हैं जनरली, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक मार्बल है और ये एक मार्बल है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड इसका मास है 4 kg, और ये मास 2 kg का है, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
बिल्कुल सेम लाइन में मूव कर रहा है, दोनों टकराएंगे, डेफिनेटली दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद उसके बाद की स्थिति क्या होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक सिचुएशन मैं तुमको दे रहा हूँ कि टकराने के बाद ये 4 kg जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा। तो बाकी की ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये किस स्पीड से मूव करेगा, ये बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। तो दो बच्चे ही हैंड रेस कर रहे हैं दोबारा। आई वांट सम न्यू स्टूडेंट्स, जो रेगुलर हैंड रेस नहीं करते वो सब बच्चे भी हैंड रेस कीजिए। बॉयज कभी मल्हार को छोड़ के बाकी बच्चों ने कभी आंसर ही नहीं किया। आदित्य इसमें, इसके अलावा क्रिश है, ये सब बच्चे कभी आंसर ही नहीं करते। श्रावणी बताइए क्या आंसर आया आपका? सर मेरा 15 मीटर्स पर सेकंड आया। 15 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये 15 मीटर पर सेकंड ये जो आया है ये फॉरवर्ड आया या बैकवर्ड आया? ही है। ओके, अनुश्री आप बताओ। सर मेरा भी 15 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड आया। फॉरवर्ड, ओके। अब देखा जाए, वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इनिशियली टकराने के पहले का जो मोमेंटम है, टकराने के बाद का जो मोमेंटम है, बस इसी को इक्वेट करना है। कोई एक्सटर्नल फोर्स का बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब CLM लगेगा। और CLM क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। लाइक इनिशियल मोमेंटम 10 × 4, क्योंकि हम लोग जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ऐसा लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो 4 × 10 ये फॉरवर्ड है, प्लस 2 × वेलोसिटी -5 हो जाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखना। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 10 × 4 + 2 × -5, और बाद में 4 × 5, ये 4 kg का 5 वेलोसिटी हमने दे दिया है और ये फॉरवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, प्लस अब 2 kg के बारे में हमको नहीं पता तो 2 × v लिख देंगे। अब ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है v, बाकी सब कुछ पता है। ये तो 40 - 10, तो ये हो जाएगा 30, and that must be equals to 20 + 2v। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और आंसर भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन तो तय है, और वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकंड। जिसका भी आंसर था दैट वाज रॉन्ग बच्चे, इसको करेक्ट कर लीजिए। 15 मीटर पर सेकंड इज शुड नॉट बी द आंसर। Anyone else?
जिनको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई भी इवेंट है उसके पहले और उसके बाद के मोमेंटम को कंजर्व करना है, मतलब सेम करना है, यही हमारा अप्रोच है। लेकिन मोमेंटम निकालते समय डायरेक्शन का भी काउंट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम है तो एक को प्लस और एक को माइनस लेना ही पड़ेगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मोमेंटम ऐड होगा, वेक्टर सम लेना होता है। एक और क्वेश्चन लीजिए। मान लेते हैं कि दो मार्बल्स है किसी भी प्लेन में। ये हमारी ये जो मार्बल है ये 1 kg का है एंड इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। और बिल्कुल इस सेम लाइन में, और नीचे से एक मार्बल है जो 2 kg का है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट कैन बी, यू कैन टेक दिस एज 10, और लेट्स से, हाँ 10 ही ले लो, 10 नहीं लो, 15 ले लो, 15 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं और दोनों आके यहाँ पर टकराते हैं और टकरा के ये बिगर मास बना रहे हैं। आफ्टर कोलिजन they combined after collision they are combined to form a single mass. Find velocity of that mass. और वेलोसिटी की बात है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब चाहिए। फाइंड वेलोसिटी ट्राई कीजिए इसको। ओके, दो बच्चों के करने से तो होगा नहीं, बाकी बच्चे भी लगिए, तब तक मैं आंसर ले लेता हूँ। चलिए मल्हार, पहले आप आंसर बता दीजिए, क्या है आंसर आपका? सर वेलोसिटी आई मेरी 10/3√13। 10√3 बाई नहीं, 10√13/3। 10√30/3। 13 ओके ओके, at tan inverse of 3/2 with horizontal. एट tan इनवर्स 3/2 from x axis. ओके, आते आप बताएं। सर मेरा भी सेम आंसर है दोनों केस में। ओके, आप बताएं। सर मेरा भी वही है। ओके, श्रावणी ने भी कर लिया। क्या आपका भी सेम ही आंसर है बच्चे? यस सर। गुड। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस अपने को वेक्टर का काउंट, वेक्टर का जो कंडीशन है वो लेना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मान लो हमने खुद से यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं मेंशन किया है, तो तुम चाहो तो अपने मन से ले लो।
और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको आई, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको जे ले लेंगे, तो तुम देखोगे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 20 इंटू 1 आई कैप प्लस 15 इंटू 2 जे कैप, यानी 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको वेलोसिटी नहीं पता तो हम वेलोसिटी अपने मन से ले लेंगे v, और वेक्टर ले लेंगे। लेट्स से ये कुछ आर्बिट्ररी ऐसा जा रहा है और ये वेलोसिटी v, कंबाइंड होने के बाद 1 और 2 ये हो जाएंगे 3 kg, टोटल मास हो जाएगा 3 kg। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू वी। और चूंकि फिर से सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा। CLM अगर लगाओगे P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, P इनिशियल है 20 आई कैप प्लस 8 J cap, and this must be equals to 3 times V। अब क्लियरली यहाँ पर V वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 20/3 आई कैप प्लस 30/3 जे कैप। चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 10, यानी 20/3 आई कैप इन प्लस 10 जे कैप। अब इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में निकालना हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। V इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √20/3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 400 प्लस 100। देखेंगे हमारा 1300, 900, 400, 1300, तो 1300/9 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होने वाला है। इसको 10√13/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। और डायरेक्शन की जहां तक बात है, tan ऑफ थीटा Vy/Vx यानी 10 डिवाइड बाई 20/3, ये हमारा हो जाएगा 30, और ये कैंसिल आउट ही कर दो 3/2। This implies theta is equals to tan inverse 3/2। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में देना हो तो ऐसे, अगर सिर्फ वेक्टर फॉर्म में देना हो तो ये भी आंसर जो हमने निकाला था ये भी एक वेक्टर फॉर्म ही है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने आप यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उससे हमको अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया, जो क्वेश्चन में देगा वही करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बल। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से हम लोग को काम करना पड़ेगा। A bump
exploded into three fragments of mass ratio 1:1:3 two equal fragments moves with same speed in mutually perpendicular direction. Perpendicular direction. Find the speed of heavier mass. हेवियर मास जो है उसका स्पीड क्या होगा? हमने स्पेशली स्पीड पूछा है, इसका मतलब डायरेक्शन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे स्पीड के अलावा तुम चाहो तो वेलोसिटी भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फाइंड वेलोसिटी एज वेल, कोई इसमें जो बड़ा बात नहीं है। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैं अभी आंसर नहीं ले रहा, मैं 1 से 2 मिनट और बच्चों को देता हूँ। जो बच्चे थोड़े से स्लो हैं वो लोग को प्रॉपर टाइम मिल जाए ताकि वो क्वेश्चन को कंप्लीट करें। कुछ बच्चे काफ़ी फास्ट हैं, डेफिनेटली उनका आंसर पहले आ जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे ना। बिल्कुल पूरे मन से ट्राई कीजिए। आपसे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इस बार हमको एक नया बच्चे का हैंडल दिख रहा है, कृष्णा। चलो बताओ। Sir, √2v/3. और √2v/3। लेट्स सी। कौन? श्रावणी, आप कंफर्म कीजिए यही आंसर है। मेरा भी यही आया √2v/3। ओके, आफिया? सर -√2v/3। ओके, -√2v/3। एक बात याद रखो, जब हम स्पीड निकाल रहे हैं तो उसमें माइनस का रोल नहीं होता। अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो फिर भी कुछ देर के लिए इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड की बात है तो माइनस नहीं होगा। तो ये चीज अपने को थोड़ा ध्यान करनी है। मैग्नीट्यूड सेम आया। मलार, आपका? हाँ सर, सेम ही है। सेम है, तो नो डाउट ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन ये स्पीड का आंसर है। अगर वेलोसिटी पूछे तो हमको क्वेश्चन में कुछ न कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ वेलोसिटी के लिए पूछ दिया जाए तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे? तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो जो बॉम्ब था एक्सप्लोजन के पहले तो रेस्ट में ही होगा, यानी कि मान लेते हैं ये वो बॉम्ब। इसका टोटल मास कितना है वो हमको कोई कंसर्न नहीं है।
ये 3 पार्ट में टूट रहा है, ये बिफोर, ये आफ्टर, और मैंने जानबूझ के ज्यूम कर लिया कि इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो छोटे छोटे मास है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब ये भी डायरेक्शन हो सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई। इसलिए जब हमने वेलोसिटी अगर पूछ दिया, ध्यान से देखो, अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी पूछ दिया जाएगा तो अपने को बताना पड़ेगा कि एक्स और वाई क्या लेना है, ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं। अगर किसी ने अपना एक्स और वाई को थोड़ा टिल्टेड कर दिया तो आंसर कुछ और आ जाएगा। अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में था तो आंसर कुछ और आ जाएगा। इसलिए वेलोसिटी के केस में अपने को थोड़ा केयरफुल रहना है, बाकी स्पीड में तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अब बिफोर एक्सप्लोजन अगर मोमेंटम की बात की जाए, इनिशियल मोमेंटम की, यू कैन सिंपली से इनिशियल मोमेंटम 0 है, बॉडी रेस्ट में था तो 0 है, और फाइनल मोमेंटम ये हम लोग को नहीं पता, और हमने दो वेलोसिटीज, अब मैं मान लेता हूँ सबके मास सेम है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, तो इसका मास हो जाएगा 3m। इस रेशियो में मास दिया हुआ है, हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी आई कैप, जो वाई एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है उसको लिख सकते हैं एम वी जे कैप, और ये जो थर्ड मास है जिसका मास है 3m, उसका वेलोसिटी नहीं पता तो उसको लिख देंगे v। फाइनल मोमेंटम हो गया। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैं जानबूझ के ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। पी इनिशियल इसको पी फाइनल ऐसा करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एम वी आई प्लस जे प्लस 3m वी डैश और v वेक्टर ऐसा। तुम चाहो तो ये v और v दिए हुए तो इसको तुम कुछ और नाम दे सकते हो, v डैश दे सकते हो, v डैश, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v डैश निकालने का बात है तो v डैश ये हमारा रेफरेंस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एम वी और होल डिवाइड बाई 3m। m विल गेट कैंसिल्ड, इसकी जरूरत ही नहीं थी। माइनस v बाई 3 आई प्लस जे। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ये वाला, यानी कि एक बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, एक बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो तीसरा बॉडी का वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली उसी के बराबर एंड अपोजिट, ताकि नेट मोमेंटम 0 हो सके। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। v, इसका v डैश का जो मैग्नीट्यूड है i और j, ये तो एक कांस्टेंट है, i और प्लस j का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये √2 आ जाएगा, मतलब v √2/3, ये हो जाएगा स्पीड। क्या ये भी क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर है? Anyone have any confusion? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक के बाद एक बनाए जा सकते हैं, सीएलएम पर क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट जब तक हमको इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ये करने नहीं आ रहा है
तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही परेशान कर देगा। हमने 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी न्यूटन सेकंड लॉ में अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, लेकिन वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिए। कल मॉर्निंग वाली क्लास ये 6 बजे नहीं हो पाएगी। इसका टाइमिंग या तो फर्स्ट हाफ में 10 से 11 बजे के बाद रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बुधवार को इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मल्हार है क्या क्लास में? हाँ सर। आपकी कल क्लास है क्या? नहीं। ओके, तो मल्हार की क्लास अगर नहीं है, और बाकी आकाश में तो सब लोग की इवनिंग क्लास होती है, अगर होगी भी तो मॉर्निंग में तो किसी क्लास नहीं होती ना? है? सर कल छुट्टी है। ओके, तो कल छुट्टी है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो कल मॉर्निंग में क्लास हम लोग 11 to 12:30 मॉर्निंग इस पर रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास रिकॉर्ड हो, बट चांस है कि रिकॉर्ड नहीं होगी, मैं ऑन मूव होऊंगा, ये क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी। इसलिए सबको ज्वाइन करना है। क्लास अगर करोगे तो उसके बाद अगर डाउट भी होगा तो क्लियर किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लास ही नहीं करोगे तब तो बहुत दिक्कत होगी रिकॉर्डिंग के बिना। इसलिए सब लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड करें। आज ही मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे एब्सेंट है। क्लास अगर नहीं अटेंड करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें हाथ से निकलती जाएंगी। तो कल की क्लास 11 to 12:30 मॉर्निंग में, और बाकी और कोई शेड्यूल में कहीं कोई चेंज नहीं है। बुधवार को डाउट सेशन होगा, और वो डाउट सेशन ऑफलाइन भी पॉसिबल है, नहीं तो ऑनलाइन तो होगा ही। टाइमिंग मैं कल कंफर्म कर दूंगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ पर जितनी भी बातें बताई हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको एक बार अच्छे से देखना है। थैंक यू।